दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल फ्री का ज्ञान में। आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। हर इंसान का सपना होता है एक घर लेना, एक अपना घर, जिसको लेने के लिए उसको अक्सर होम लोन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस होम लोन के साथ आती हैं बहुत सारी फाइनेंशियल बर्डन, एक लंबी फाइनेंशियल जर्नी जिसके साथ आपको चलना पड़ता है। कुछ थोड़े पैसे हर महीने देकर आप होम लोन की किश्त जमा कर सकते हैं और वो घर आपका अपना कहलाता है। इंडिया में एक एवरेज होम लोन 20 साल का लिया जाता है और 2023 तक के इंडियन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के हिसाब से ये मार्केट 30 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई है। अब सवाल ये बनता है कि क्या होम लोन जो 20 साल के लिए लिया जाता है शुरुआत में, उसको पूरे 20 साल तक चलाना चाहिए? क्योंकि होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है और ये सब मार्केट पे डिपेंड करता है। होम लोन का इंटरेस्ट अक्सर अगर आप फ्लोटिंग रेट में लेंगे तो 3 महीने में उसका रीसेट हो सकता है और वो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए सेम भी रह सकता है, लेकिन हर 3 महीने के बाद रीसेट होने के चांसेस हैं जिसमें वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका होम लोन का जो 20 साल का टेन्योर है वो कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि 20 साल का लोन लोग 30-30 साल तक भर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उसकी वजह से उनकी इंटरेस्ट की राशि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये होम लोन को जल्दी चुकाने का और इंटरेस्ट फ्री होने का और उस घर को जो हमने होम लोन पर ख़रीदा है पूरी तरीके से अपना कहने का मौका हमारे को जल्दी से जल्दी कैसे मिल सकता है। तो होम लोन हम जल्दी क्यों चुकाएं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा है तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये इनकम टैक्स की नई टैक्स रेजिम आने के बाद होम लोन पे भी आपको कोई टैक्स का एग्जेम्पशन तो मिलता नहीं है। आजकल सब लोग नई टैक्स रेजिम में जाते हैं। जो पहले लोग टैक्स बचाने के लिए होम लोन लेते थे, अब वो फ़ायदा भी आपका कम होता नज़र आ रहा है। तो अगर आप ऐसा देखें कि आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया, ये बहुत ही एक मिनिमम फिगर लेके चल रहा हूँ। आजकल कोई भी घर अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो 50-60 लाख 70 लाख से नीचे आपको मिलता नहीं है। बट अगर आप एक 20 लाख रुपए का लोन भी लेते हैं, मान लेते हैं, जिस पे आपको 8.5% का ब्याज दर मिलता है और वो 20 साल तक अगर आप उसको पे करने वाले हैं, मान लेते हैं कि वो ब्याज दर 8.5% ही रहता है पूरे 20 साल के टेन्योर में, तो आप उस 20 लाख को वापस करते समय आप 21.65 लाख रुपए का केवल इंटरेस्ट अमाउंट भर देते हैं। और यही चीज़ अगर आप 10 साल के लिए ये लोन लेते हैं तो ये इंटरेस्ट आपका 9.75 लाख जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप 20 लाख का लोन लेते हैं और उसको पूरे 20 साल तक चलाते हैं 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप बदले में 20 + 21 मतलब 41.65 लाख रुपए देंगे बैंक को। वही चीज़ अगर आप 10 साल में ख़त्म करते हैं, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आपने लिया लेकिन शुरुआत से ही 10 साल का लिया, तो ये अमाउंट 20 के साथ 9.75 लाख इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ के 29.75 लाख हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपने कितना लोन पे इंटरेस्ट भर दिया या कितना लोन पे इंटरेस्ट बचा लिया। आइए इसको एक कैलकुलेटर की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये लोन एमोर्टाइजेशन शीट आपको इंटरनेट पे कहीं पर भी मिल जाएगी, आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको जितना खेलना है इसमें नंबर्स डाल के आप उसके अंदर वो डाल के फिगर्स देख सकते हैं कि उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लूँगा मैं एक 20 लाख रुपए के लोन का जो 8.5% से लिया गया है, और पहले हम इसको देखेंगे कि अगर मैं इसको 20 साल के लिए लेता हूँ तो मेरी 240 EMI होंगी। 20 लाख के बदले में अगर 8.5% ही कांस्टेंट रहता है तो मैं बैंक को 41,65,553 रुपये टोटल वापस करूंगा, जिसमें से केवल इंटरेस्ट का अमाउंट 21,65,553 रुपये होगा। तो जितना आपने लोन नहीं लिया उससे ज़्यादा आपने इंटरेस्ट भर दिया। और अगर आप देखेंगे तो आपकी EMI
यहाँ पर 17,350 रुपये के करीब आएगी, जिसमें से शुरुआती महीनों में अगर आप देखें तो 17 में से आप 14,160 रुपये के करीब इंटरेस्ट ही भर रहे हैं और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 3,190 के करीब ही कम हो रहा है। तो 17,350 के अगेंस्ट अगर आप देखें कि आप 15 साल का लोन ले लेते हैं तो 17,350 की जगह आपका 19,700 रुपये के करीब आ रहा है, जिसमें आपको करीब 2,500-2,500 रुपये महीने का बर्डन एक्स्ट्रा पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी को ही यहाँ देखेंगे तो आपकी EMI 240 की जगह 180 महीने की हो जाती है और इंटरेस्ट जो आप पहले 41 लाख रुपए दे रहे थे टोटल अमाउंट, वो कम होकर 35 लाख रुपए हो जाता है। इंटरेस्ट जो आपका 21 लाख रुपए था अब वो केवल 15 लाख रुपए पे आ जाता है। सिर्फ 2 से 2,500 रुपये महीने की EMI बढ़ाकर आपने शुरुआत में ही उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपने लोन का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसमें आपने कम से कम 6 लाख रुपए की बचत कर ली है। और यही चीज़ अगर मैं 10 साल के लिए देखूं तो ये अमाउंट और कम हो जाता है, लेकिन आपको EMI का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 20 साल का लोन लेने वालों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार 15 साल की कितनी EMI आ रही है इसको भी ध्यान दें और देखें अगर आप उतना थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि आज जो आप EMI भरेंगे 1 साल के बाद जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो शायद आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। तो इस पे ज़रूर गौर करिए जब भी आप होम लोन लेंगे। और आप ये ज़रूर देखिए कि आप शुरुआती महीनों में जब भी EMI भर रहे हैं उसमें मेजर पोर्शन आपका 24,000 रुपये भी अगर आपका प्रीमियम आ रहा है हर महीने EMI का, उसमें से आप 14,000 रुपये आप इंटरेस्ट भर रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये भर रहे हैं। आप अगर यहाँ देखें तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट उतना ही रहता है, चाहे आप 10 साल का लें चाहे आप 20 साल का लें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये देखिए इंटरेस्ट अमाउंट उतना ही रहा हर महीने और प्रिंसिपल अमाउंट केवल 3,000 रुपये कट रहा है, क्योंकि आपने 20 साल का टेन्योर ले लिया है। वापस चलते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। तो ये आपको एग्जांपल मैंने इस एमोर्टाइजेशन शीट के थ्रू दिया। तो अगर आपको लोन लेना है और EMI का बर्डन आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं शुरुआती सालों में, तो आप इस लोन की झिकझिक से जल्दी निकल सकते हैं और उसके ऊपर कम से कम इंटरेस्ट देंगे। इससे होगा क्या कि आपका घर अपना बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका लोन ख़त्म हो जाएगा और सबसे बड़ी बात आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जल्दी लोन चुकाने के स्मार्ट तरीकों में मैं आज बात करूंगा 4 तरीकों की, जिसमें एक होगा एक्स्ट्रा पेमेंट। जब भी आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा पेमेंट आए आप उसको होम लोन चुकाने में लगाइए, क्योंकि ये पैसा सीधा सीधा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो जाता है और आप बहुत सारी EMIs को बचा सकते हैं, बहुत सारे साल कम हो सकते हैं आपकी लोन की टर्म में। आपको जब भी ऐसा लगता है आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, आपका इंक्रीमेंट हुआ है या आपकी अर्निंग सोर्स कहीं से बढ़ गया है, तो अपने EMI को ज़रूर बढ़ाएं। इसको करने से आप फिर से वही करेंगे, अपना इंटरेस्ट बचाएंगे और अपनी टर्म को कम करेंगे। स्टेप अप EMI एक तरीका होता है जिसमें आप अपनी EMI को हर साल या हर 6 महीने में कुछ कुछ अमाउंट से बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर भी बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। विंडफॉल का इस्तेमाल हम करेंगे। एक मुश्त पैसा कहीं से आया, आपने उठा के उससे अपना प्रिंसिपल अमाउंट कम कर दिया। और लोन रीफाइनेंस करने की बात हम करेंगे, जहाँ पर लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। एक लोन में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% से चल रहा है, लेकिन वो 2 साल 3 साल के बाद भी उतने ही रेट पे चल रहा है या शायद और बढ़ गया है। लेकिन वहीं एक नया बैंक या कोई दूसरा बैंक आपको उसी लोन के लिए शायद आधे या 1% कम पे भी आपको होम लोन दे देगा। तो आप अगर वो ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी वहाँ पे भी बहुत बचत होगी। आइए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट की जैसे मैंने बात करी, अगर आपकी 20,000 रुपये की EMI जा रही है और आपको कहीं से भी पैसा मिल जाता है और आप उस पर 50,000 रुपये एक साथ अगर आप भर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी होम लोन की EMI या उसका टेन्योर बहुत जल्दी कम होगा। आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं कि 50,000 रुपये डालने से मेरे 20 साल की EMI पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये टेबल वैसा का वैसा ही है जिसमें हमने 240 महीने की EMI देनी है 20 साल के लिए 8.5% से, और 41 लाख रुपए टोटल अमाउंट वापस करेंगे।
मान लीजिए आपको केवल 50,000 रुपये आपको मिल गए लोन शुरुआत के 6 महीने के अंदर, तो आप इसमें 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो आप 21 लाख रुपए का इंटरेस्ट टोटल भरने वाले थे, अब वो कम होकर 19,66,000 रुपये इंटरेस्ट भर रहे हैं। आपने केवल 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे और आप यहाँ देखेंगे जो 3,000 रुपये आपका प्रिंसिपल कट रहा था, अब उसमें सीधा सीधा 50,000 रुपये और कम हो जाता है। तो आपका जो टोटल अमाउंट आपने लिया था लोन पे, उस पर सीधा 50,000 कम होने की वजह से आपका 1,98,000, समझिए आपने 50,000 रुपये भरे तो आपको सीधा सीधा करीब करीब 2 लाख रुपये इंटरेस्ट बचता है। लेकिन ये इंटरेस्ट सेविंग का जो अमाउंट है ये शुरुआत के ही सालों में काफ़ी इम्पैक्ट दिखाता है और आप देखेंगे कि 240 महीने की जगह ये 226 महीने ही रह गया है। तो यहाँ पर आपने 14 EMI को कम कर लिया सिर्फ एक 50,000 रुपये भर के। मान लीजिए और 6 महीने के बाद आपके पास और 50,000 रुपये आ गए और यहाँ पर आप 50,000 रुपये और भर देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी EMI 240 की जगह 214 ही रह गई है, क्योंकि ये 50,000 रुपये भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो जाते हैं। और आपने इंटरेस्ट सेविंग कितनी करी, 1 लाख रुपये भर के आपने 3,64,000 रुपये अपने बचा लिए। तो ये फ़ायदा होता है एक्स्ट्रा पेमेंट करने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी अगली स्ट्रैटेजी की, जो है EMI को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की। इसमें आज आपकी EMI मान लीजिए 30,000 रुपये है, आपकी 5% से सैलरी रिवीजन हुआ, आप अपनी EMI को भी 5% से बढ़ा सकते हैं। 31,500 रुपये अगर आपने EMI कर ली तो आप देखेंगे कि आपका जो टर्म है वो 20 साल का जो शुरुआत में था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और इसका भी आपको ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट में या जल्दी से लोन ख़त्म करने में आपकी बहुत मदद करेगा। अगली स्ट्रैटेजी की जो हम बात करेंगे वो है हमारा स्टेप अप EMI प्लान। इसमें आप हर थोड़े समय में 6 महीना हो चाहे 1 साल हो, आप उसके अंदर अपनी EMI का अमाउंट 5 से 10% तक बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका होम लोन जल्दी ख़त्म होगा। आज की डेट में ज़्यादातर यंग प्रोफेशनल्स जल्दी होम लोन ले लेते हैं। शुरुआती सालों में वो जल्दी जल्दी जॉब्स जंप करते हैं, जिसकी वजह से उनका सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस रेशियो में आपका सैलरी बढ़ा है उस रेशियो में ना भी हो तो भी आपको अच्छे अमाउंट से EMI को बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने लोन को जल्दी ख़त्म कर सकें। चौथा ऑप्शन विंडफॉल, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया है कि आपको एक साथ कहीं से पैसा मिला, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, कोई टैक्स रिफंड आया हो, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, कहीं से भी आपको ये पैसा आ रहा है, आप उठा के इसको सीधा होम लोन में डालेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट सीधा कम होगा और आप बहुत सारा टैक्स बचाएंगे। पांचवी स्ट्रैटेजी लोन ट्रांसफ़र करने की या रीफाइनेंस करने की। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? आपको नया बैंक कम ब्याज दर पर अगर लोन दे रहा है तो अपने लोन को ट्रांसफ़र करिए। EMI आपकी कम भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी पेमेंट क्षमता उतनी ही है तो EMI ना कम करके उतना ही EMI भरें, लेकिन उसकी वजह से आपने जो 15 साल का अगर आपका लोन बचा था पुराने बैंक के साथ, जब आप बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो उस समय पे आप ये इंटरेस्ट क्योंकि कम है, आप उतनी ही EMI रखकर अपना टर्म और कम कर सकते हैं। जो 15 साल पिछले बैंक में था वो यहाँ शायद 13.5 या 14 साल ही रह जाएगा। इसकी वजह से आपकी लाखों रुपए की बचत हो सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैलेंस ट्रांसफ़र तब करें जब मार्केट रेट से आपको 0.5 to 1% का फ़ायदा मिल रहा हो, वरना ये ट्रांसफ़र करने का कुछ शायद फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेपर वर्क भी आपको करना पड़ेगा और आपकी 5 से 20,000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपको देनी पड़ सकती है। लेकिन ये फ़ीस आपको तब फ़ायदेमंद होगी जब आपकी इंटरेस्ट सेविंग ज़्यादा हो रही है। आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। अगर आप पेमेंट अपनी रेगुलर करते रहेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है और इसको आपको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट स्कोर अच्छा होने पर आपको कोई भी होम लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। आगे बात करेंगे हम प्री पेमेंट या इन्वेस्टमेंट, हमको करना क्या चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है, क्या मैं उसको इन्वेस्ट करूं या मैं उसके होम लोन चुका दूं। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं।
मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए कहीं से आया, आपने कोई LIC पॉलिसी ली थी, जॉब मैच्योर हुई है और आपको एक साथ 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इससे होम लोन का प्रीपेमेंट करना चाहिए या कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए? आइए बात करते हैं इस पर। 5 लाख रुपए अगर आपके पास एक्स्ट्रा आया तो इस राशि को आपको करना क्या चाहिए? तो अब इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप पूरा 5 लाख लोन की प्रीपेमेंट में लगा दीजिए, जिससे आपकी लोन की अवधि बहुत जल्दी कम हो सकती है। आइए इसको फिर से इस एग्जाम्पल में समझेंगे। मान लीजिए ये हमने 50,000 रुपये दिए ही नहीं, और इस बार हम जल्दी ना मानकर हम मान के चलेंगे ये 5 लाख आपको शायद 2 साल के बाद आए होंगे। तो आपने अपनी 24वीं EMI जब भरी, तब आप ये 5 लाख रुपए आपने यहाँ पर एक एडवांस में भर दिए। अब जो आपका 5 लाख भरने की वजह से 2 साल के बाद आपका इंटरेस्ट सेविंग आप देखिए कितना हो रहा है। जो आप इनको 21 लाख रुपए भर रहे थे 20 साल में, अब आप 11 लाख रुपए बचा रहे हैं सिर्फ ये 5 लाख रुपए भर के। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ पैसा मिलने वाला है थोड़े टाइम के बाद, तो होम लोन को टाल देता हूँ, तो वो चीज़ आप अभी भी होम लोन लेकर कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा है तो ये आप पैसा चुका सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने यहाँ से अपना बहुत सारा इंटरेस्ट बचाया और 240 महीने की EMI को आपने 147 महीने पर लाकर कम कर दिया। तो यहाँ पर भी आपकी काफ़ी सेविंग हुई। इससे होगा क्या? आपकी ब्याज में बचत जो हमने देखी, 11 लाख रुपए के करीब हमने पूरा ब्याज बचाया। जो पहले हम 21 लाख रुपए देने वाले थे, करीब 10 से 11 लाख रुपए हमने पूरे टेन्योर पर ब्याज बचा लिया। और हमारे लोन की अवधि जो 240 महीने थी वो 114 महीने पर 147 महीने पर आकर रुक गई है। अगर हम इस पैसे को निवेश करते हैं तो 5 लाख रुपए निवेश करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो हम म्यूचुअल फंड्स में डालें या स्टॉक्स में डालें, क्योंकि अगर हम 8.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमको कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुननी पड़ेगी जहां पर हमको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो। FD चुनेंगे जिसका आज का रेट 7-7.5% है, तो वहाँ पर हम नुकसान ही करेंगे, क्योंकि 7% इनकम मिलेगी, उसके अगेंस्ट हम 8.5% इंटरेस्ट भर देंगे। वहाँ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप होम लोन का प्रीपेमेंट कर दें। अगर आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जहाँ स्टॉक का ऑप्शन होगा या म्यूचुअल फंड का, जो थोड़ा सा मार्केट के साथ लिंक है, तो रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि वो 10 या 12% या 15% जो रिटर्न आप मान के चलेंगे वो ज़रूरी नहीं है आपको मिले, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गई तो वो रिटर्न शायद आपके 2-3% तक भी आ सकते हैं या शायद नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा उस पैसे को इन्वेस्ट करने के टाइम। इससे फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि शायद आपको ज़्यादा रिटर्न मिले, लेकिन ये शायद वाली कंडीशन हमेशा रहेगी, क्योंकि ये मार्केट लिंक है। तीसरा ऑप्शन है कि आप बैलेंस्ड अप्रोच लें, जिसमें से 5 लाख में से आप आधी राशि से प्रीपेमेंट कर दें और आधी राशि को आप निवेश कर दें। इसको करने से आप होम लोन की अवधि को भी कम करेंगे, उतना नहीं जितना 5 लाख करने पर करते थे, लेकिन कुछ कम ज़रूर होगा और ब्याज में भी आपकी बचत होगी। और साथ साथ आप इसको लॉन्ग टर्म अगर आप 2.5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो शायद वो भी आपको 10 साल 15 साल के टेन्योर में एक 12 से 15% का एन एवरेज रिटर्न दे सकता है। तो 2.5 लाख रुपए आप लोन पे प्रीपेमेंट करिए और 2.5 लाख रुपए को आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। इससे आपको दोनों चीज़ों का लाभ मिल रहा है। अगर हम यहाँ समरी करेंगे तो लोन राशि आपने 40 लाख की ली, 8.5% का आपका ब्याज दर है और अवधि आपकी 20 साल की है। तो यहाँ पर हमने 40 लाख का एग्जाम्पल लिया, जिसमें आपकी 34,700 रुपये आपका EMI जा रहा है। तो आपको मैंने अपनी तरफ से पूरे ऑप्शंस बताए क्या क्या आप कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा जो इस PPT में नहीं है, उसको ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको वो ना पता हो, जो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, शायद उसमें से बहुत कुछ आपको पता भी होगा। कभी भी अगर आपको लोन लेना है, आप बैंक से पैसा जब लेते हैं तो कोशिश करिए उसको उस महीने के आखिरी दिनों में लीजिए। यही वजह होती है कि होम लोन डिसबर्समेंट के लिए लोग ज़्यादातर आखिरी दिनों में आते हैं, क्योंकि इसमें सीधा सीधा जिस महीने आप बैंक से लोन ले रहे हैं उस महीने में वो आपसे EMI नहीं ले रहा है, लेकिन वो पैसा आपको मुफ्त में नहीं देंगे। उस महीने में जितने भी दिन बचे होंगे उसके उन दिनों का आपसे वो सिंपल इंटरेस्ट पे वो पैसे का इंटरेस्ट आपसे ज़रूर चार्ज करेंगे। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया
8.5% से टाइम मान लेते हैं आपने उस महीने की 25 तारीख को लिया, तो 25 से 30 तारीख तक आपने 5 दिन उस महीने अपने पास वो पैसा रखा, तो हम 5 दिन पकड़ के चलेंगे और इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप देखें कि 20 लाख रुपए पर 8.5% से 5 दिन का इंटरेस्ट बनता है हमारा 2328 रुपये। तो बैंक आपसे बोलेगा कि आपको ये अमाउंट का चेक हमको देना पड़ेगा आज डिसबर्समेंट के टाइम पे, ये इस महीने का इंटरेस्ट अमाउंट है। वही चीज़ अगर आप इसको आखिरी दिन में लेते हैं तो एक दिन का इंटरेस्ट आपका करीब 465 रुपये आएगा, जो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप ये पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि उस महीने में अगर आप डिसबर्समेंट ले रहे हैं तो आपको उस महीने में भी इंटरेस्ट तो बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 20 लाख रुपए लिया है। अगले महीने से वो EMI लेंगे जिसमें आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर एक दिन का इतना है, तो अगर आपने 1 तारीख को ले लिया डिसबर्समेंट तो आपको 13,900 रुपये या 13,972 रुपये, करीब करीब 14,000 रुपये का उनको इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा, जिसका आपको होम लोन में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स में भी। तो कोशिश करें कि होम लोन महीने के आखिरी दिनों में डिसबर्समेंट लें। दूसरी टिप है, आप अगर कोई प्री पेमेंट करने जा रहे हैं जिसकी मैंने बात करी है, तो वो पैसा आप बैंक को दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे पे भी वो आपसे इंटरेस्ट मांगेंगे। तो जब आप बैंक को पैसा दें तो कोशिश करें महीने के शुरुआती दिनों में दें। 1 तारीख या 2 तारीख आइडियल टाइम रहेगा। अगर उन दिनों में सैटरडे संडे पड़ जाए तो 3 तारीख को करिए, लेकिन कोशिश करिए महीने के शुरू में उनको दें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपए का भी इंटरेस्ट, 5 लाख रुपए उनको पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, वो 8.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपसे वो, अगर आपने 5 तारीख को दिया तो 5 तारीख का डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 365, तो 5 दिन पे आपके अपने पैसे पर 5 दिन, क्योंकि आपने वो पैसा अपने पास रखा है, बैंक बोलता है अगर आपने वो 5 लाख रुपए अपने पास रखा है तो आपने उसका इस्तेमाल किया है, तो आप उसका भी ब्याज हमको दीजिए। तो आपको अपने ही 5 लाख रुपए जो आप प्री पेमेंट करने जा रहे हैं उस पर आपको 5 दिन पे 582 रुपये का ब्याज भरना पड़ सकता है। तो ये 2 आपके लिए बोनस टिप्स थी जो आपको शायद पता नहीं होंगी। जब बैंक से पैसा लें तो महीने के आखिरी दिनों में लें, और जब आप बैंक को पैसा प्री पेमेंट करें तो शुरुआती दिनों में करें। इसका आपकी EMI पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप EMI का दिन कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए शुरुआती दिनों में करें, ताकि आपकी सैलरी आने के बाद शुरुआत में ही आपकी EMI निकल जाएगी, तो आपको पता रहेगा कि आपके पास अब बैलेंस कितना अमाउंट बचा है खर्च करने के लिए। एक और टिप देना चाहूँगा, जो मैंने बताया था कि फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। जब भी होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है तो बैंक बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, आपको शायद उसका इंटीमेशन भी नहीं आएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो बैंक उसी रेट पे आपका इंटरेस्ट रेट रखेगा। वो कम करने के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ता है, उनको कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है, और तब आपको करेंट रेट के हिसाब से वो कम करके मिलता है। तो ये भी ध्यान देना है कि जब आपको लगता है 0.25%, 0.5%, जब तक वो बहुत ज़्यादा परसेंट से कम नहीं होता है तब तक बैंक में बार बार जाके प्री पेमेंट चार्जेस या प्रोसेसिंग फ़ीस देकर वो अमाउंट कम ना करवाएं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये 0.5% भी कम हो गया है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारा सेविंग हो सकता है, 8.5 का 8% हो जाएगा तो मैं बहुत पैसा बचाऊंगा, तो आप बैंक में अप्रोच करिए और वो कम करवाएं, क्योंकि बैंक अपने आप ये आपका इंटरेस्ट कम नहीं करेगा। तो कुछ समय के बाद आपको लगेगा मैंने तो 8.5% पे इंटरेस्ट लिया था, 2 या 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आज तो मैं 9.25% पे दे रहा हूँ, तो 0.75 बढ़ चुका होगा। लेकिन वही चीज़ जब बाद में लोगों को नए होम लोन लेने पर वही 8.25% पे मिल रहा होगा, आप तब भी 9.25% पे इंटरेस्ट भर रहे होंगे। तो उस समय में आपको ये असेसमेंट रेगुलरली करते रहना चाहिए कि आप क्या रेट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, वर्सेस नए कस्टमर्स को वो क्या रेट पे ऑफ़र कर रहे हैं। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, चाहेंगे तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर भी। तो ये ध्यान रखना है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है और आज नए रेट्स पे कम पे मिल रहे हैं, तो आप बैंक के अप्रोच करिए, प्रोसेसिंग फ़ीस भरिए, और आपका अगले ही महीने से या अगले ही
3 महीने की उनकी एक टर्म रहती है। अगला 3 महीने का जैसे ही वो टर्म ख़त्म होगा उसके बाद से ही आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा और आप उसकी वजह से वापस बहुत सारा टैक्स सेव करेंगे, बहुत सारा इंटरेस्ट सेव करेंगे और बहुत जल्दी आपका टेन्योर कम होगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो सबके लिए बढ़ रहा है तो बैंक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है लेकिन आपकी ईएमआई को उतना ही रखेगा। तो मान लीजिए आज 8.5% पे आप 17,000 रुपये की ईएमआई भर रहे हैं और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 से 9% हो गया है तो बैंक आपसे 17,000 की ही ईएमआई लेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से पहले तक मान लीजिए आपने 240 में से 40 ईएमआई भर दिए हैं तो जो 200 ईएमआई आपके हिसाब से बची हुई थी वो वापस बढ़कर शायद 210 या 215 ईएमआई हो सकती हैं। तो कोशिश करिए जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े उसके प्रपोर्शन में आपकी ईएमआई जितनी भी बढ़ रही है वो 200, 300, 400, 600 रुपये जो भी है उतना बर्डन अपने ऊपर लीजिए और बैंक को बोलिए कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े मेरी ईएमआई उतनी ना रखकर उसको एडजस्ट करके आप टेन्योर को उतना ही रखिए या कम होने दीजिए, टेन्योर मत बढ़ने दीजिए। तो ये एडजस्टमेंट आपको बैंक को करने के लिए बोलनी पड़ेगी। ये आप ऑनलाइन भी उनको अप्रोच करके या कस्टमर केयर को या एक मेल भेज के भी आप ये करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती है। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे मोटिवेशन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरीके के ज्ञान के लिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए और बने रहिए। नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच सके। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।